हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। नोट्स 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 नोट्स, ठीक है। एरोमेटिसिटी आपका हाफ हो गया है, आधा एरोमेटिसिटी हो गया है, अभी आधा और बाकी है। तो आज एरोमेटिसिटी खत्म होगा और मीजोमेरिक स्टार्ट होगा, है ना? आज 2 क्लास है, इसमें 1 क्लास है, फिर ऊपर वाले में 2 है। यार एक ही बैच में फिर ज्यादा क्लास हो जाएगी, फिर वो आगे निकल जाएंगे। आज वहां मीजोमेरिक खत्म हो जाएगा। कितना लेंगे यार? तुम लोग के वो पहुंच गया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अरे ग्रुप खोलो, ग्रुप खोलो। ग्रुप खोलो। डन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो। है ना? चलो, B1 में भी डाल रहे होंगे, मैंने B1 B2 दोनों लिखा था, बट उन्होंने B2 में डाल दिया है। चलो, यहां तक हो गया है ना? कल हमने यहां तक कर लिया है क्रॉप, क्रीप और अन्ना, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी, है ना? और इसी से पूरी एरोमेटिसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी एरोमेटिसिटी में हमने नॉर्मल कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी देखी थी, और एक नोट और देखा था। एक तो देखा था आपके पास, देखो मैं रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट में। एरोमेटिसिटी अगर ये रहे तो क्या एरोमेटिक बोलते हैं, और अगर ऐसा रहे तो क्या एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं, और कुछ नहीं रहे तो नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। और स्टेबिलिटी ये होता है ना? चौथा आपके पास आ जाता है नोट। नोट ये कहता है कि 8 मेंबर या उससे बड़ा मेंबर का रिंग है, 8 मेंबर या उससे बड़ा मेंबर का रिंग है, और अगर वो एंटी एरोमेटिक आ रहा है, 8 मेंबर या उससे बड़े मेंबर का रिंग है और एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो क्या वो प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक बदल जाएगा? यही नोट था। बस ये 4 लाइन है जिससे पूरी एरोमेटिसिटी अभी तक की हो गई है। इसी 4 लाइन से हम आगे की भी एरोमेटिसिटी करेंगे। तो अब जो हमें एरोमेटिसिटी पढ़ना है वो है एनुलीन कंपाउंड्स का। एनुलीन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? व्हाट आर एनुलीन्स? तो देखो बोर्ड पे एनुलीन क्या होता है। एनुलीन क्या होता है बोर्ड पे देखो। अगर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल दूं? क्या ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? कार्बन हाइड्रोजन से बना है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हो उसी को बोला जाता है एनुलीन। व्हाट आर एनुलीन्स? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑन द बाउंड्री। मुंह बंद कर लो। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बाउंड्री पे मिल रहा हो उसको हम लोग एनुलीन कहते हैं। जैसे जो आप बेंजीन पढ़ते हो, क्या ये भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही है? और इसमें भी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ही होता है, तो ये भी तो एनुलीन है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड ऑन इन द रिंग, इसी को क्या बोल देते हैं अपन? दैट इज नोन एज एनुलीन। तो ये जो अपने कॉट पढ़ा था कल, साइक्लो ऑक्टा टेट्राएंड जो टब शेप में बन जाता है, क्या वो भी क्या एनुलीन के कैटेगरी में आ रहा है? अच्छा, अब एनुलीन को लिखने का एक तरीका होता है। इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाता है एनुलीन, और ब्रैकेट में लिखा जाता है 4। व्हाट इज 4? टोटल कितने कार्बन का एनुलीन है वही लिख दिया जाता है। जैसे यहां पे हो जाएगा इसमें कितने कार्बन का एनुलीन है, तो एनुलीन 6। कई जगह इसको 6 एनुलीन लिखते हैं या 4 एनुलीन पहले लिख लेते हैं, एक ही बात है, दोनों ही चलता है। कई बार एनुलीन एक्स लिखा होता है, कई बार एक्स एनुलीन लिखा होता है। इस वाले को क्या हम लोग बोलते हैं? एनुलीन 10 नहीं, एनुलीन 8। एनुलीन 8, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपसे बनाऊं, देखो एक रिंग होगा और एक रिंग में आपके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, एक रिंग है और आपके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो क्या ये भी एनुलीन हो गया? और एनुलीन यहां पे देखोगे तो 10 कार्बन आ रहा है, एनुलीन 10 है, ठीक है। अगर मुझे एनुलीन 12 बनाना हुआ
तो एनोलीन 12 कुछ इस तरीके से बनता है, पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यही है। कितने कार्बन आ गए? क्या 12 कार्बन आ गए? तो इसको बोल देते हैं हम लोग एनोलीन 12। एनोलीन समझ में? एनोलीन क्या है? एक मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग होगा, मोनोसाइक्लिक, एक ही साइकिल होना चाहिए, ठीक है। मोनोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाया जा रहा हो, उसी को क्या बोल देंगे? एनोलीन। और एनोलीन को एनोलीन एक्स से दर्शाते हैं। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एनोलीन 12 के बाद जो आपके एग्जाम्पलर में जो लास्ट एग्जाम्पल है वो एनोलीन 14 का है। जो एग्जाम्पलर में लास्ट एग्जाम्पल है वो एनोलीन 14 का है। कितने कार्बन हो गए इसमें? 16 हो गए। 14 बनाना है। मैं किसको हटा दें? देखो, एनोलीन 12 के बाद एनोलीन 14 बनाने, 14 तक ही सिलेबस में है। 4 हो गए, 5, 6 हो गए, इसको बराबर कर रहे हैं। ऐसा ऐसा होता नहीं ना, जो तुम बना रहे हो ऐसा सिमेट्री होता है। एनोलीन हमेशा देखोगे कहीं से भी सिमेट्री आ रहा है। तो 12 में कैसे, कहां दो और कार्बन ऐड करें कि आपके पास एनोलीन 14 बने? कहां दो और कार्बन ऐड करें कि एनोलीन 14 बने? ये तो हो गया आपके पास, ये हो गया, हो गया, हो गया एनोलीन 14। हाँ, सिमेट्री, सिमेट्री बनाना है, सिमेट्री चारों तरफ से। हाँ, रुको रुको, देख लो, देख लो चारों तरफ से। देखो, एनोलीन में सिमेट्री होना चाहिए। अब सिमेट्री आएगा क्या? हाँ, सही कह रहे हो, वही होगा। देखो ध्यान से, एनोलीन 14 में ये ऐसे कर लेंगे, फिर इधर में हम ऐसे कर लेते हैं, इधर में ऐसे कर लेते हैं। फिर देखोगे क्या यहां पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है? अगर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, मोनोसाइक्लिक रिंग है, इसी को हम लोग एनोलीन कहते हैं, ठीक है। कितने टोटल कार्बन है? 14 कार्बन है, इसी को हम लोग कह देते हैं एनोलीन 14। टोटल 14 कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं एनोलीन 14। तो एनोलीन 4, एनोलीन 6। तो व्हाट इज एनोलीन? एनोलीन का डिफिनेशन हुआ कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर एनोलीन? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग, साथ में लिख लीजिए, हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। फटाफट से लिख लीजिए, और साइकिल एक ही होना चाहिए। हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एनोलीन। तो एनोलीन 4 से स्टार्ट होता है और एनोलीन 12 पे एंड हो जाता है, 14 पे। इसको हम लोग एनोलीन एक्स से डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज एनोलीन एक्स या डिनोटेड बाय एनोलीन एक्स। और एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन। व्हाट इज एनोलीन? मोनोसाइक्लिक रिंग विथ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनोलीन। और एनोलीन में ही फिर आगे आओगे, इट इज डिनोटेड बाय एनोलीन एक्स। अब ये सारे आप एनोलीन पहले समझ लिए। अब एक बार आप एनोलीन समझ लिए हैं, फिर आपको एनोलीन का एरोमेटिसिटी समझना है। बस इवन इवन, ऑब्वियसली तभी सिमेट्री आएगा। मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, एक से ज्यादा रिंग नहीं होने चाहिए, एक ही रिंग में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। मोनोसाइक्लिक रिंग हैविंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड इज नोन एज एनोलीन, और उसको हम लोग डिनोटेड बाय एनोलीन एक्स। हाँ, अब इसकी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं।
अब इसकी एरोमेटिसिटी चेक करते हैं अगले स्लाइड पे। हो गया ये? एरोमेटिसिटी, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। 40% जीओसी खत्म हो जाएगा आज, 10% और जीओसी मीजोमेरिक खत्म होते ही हो जाएगा, फिर आधा मीजोमेरिक पे हो जाता है एंड, फिर हाइपर कंजुगेशन, और फिर क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, फिर नेक्स्ट वो चलता है रेजोनेंस एनर्जी, सुना होगा आपने अगर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर सुना है? रोटेशनल एनर्जी बैरियर सुना है? नहीं सुना है? लास्ट ईयर पेपर देने गए थे ना, बिना आधी तैयारी के गए थे। ये सब सिलेबस के पार्ट है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रेजोनेंस एनर्जी, अभी पढ़ेंगे आज ही रोटेशनल एनर्जी बैरियर। हो गया? जल्दी करो, चलो। अब ये हो गया आपके पास एनुलिन, थोड़ा सा फास्ट लिखना है, नहीं तो हम लोग, मैं चाहता हूं कि बराबर रहे आप दोनों बैच। फालतू में दिमाग लगता है, उसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है ना? और जब भी मैं छुट्टी लेने का सोचता हूँ, पता लगे कोई और छुट्टी लेकर बैठा हुआ है, मेरी और क्लास और बढ़ जाती है। मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा रिलैक्स करूं छुट्टी का, तो क्लास बढ़ गई। तरुण सर नहीं आ रहे, तरुण सर छुट्टी लेकर बैठे। तरुण सर का एनिवर्सरी है, उनका कल था एनिवर्सरी, और एक आज गैप है, कल बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है उनका। कितना कैलकुलेटेड चलते हैं ना। अच्छी चीज है भाई, एक ही साथ सारा पार्टी सॉल्व एक ही बार में हो जाएगा। देखो एनिवर्सरी घर पे मना लो, बीच वाला दिन जो है उसको यूटिलाइज कर दो कि एनिवर्सरी की पार्टी है और प्री बर्थडे पार्टी, कितना मस्त हो गया। तो तरुण सर कुछ भी करते हैं सब सोच समझ के होता है ना? तुम लोग कुछ और सोच रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं सोचना है, एटलीस्ट अपने गुरु के बारे में तो नहीं सोचना होता है। हो गया? हो गया, चलो नेक्स्ट। तो मुझे एनिवर्सरी में क्यों बुलाएंगे ये बताना जरा। भाई एनिवर्सरी दो लोगों का है, वो लोग मिलके मनाने दो, अभी हम उसमें गले की हड्डी क्यों बनेंगे? ठीक है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है, एनिवर्सरी नहीं होती बेटा, सीख लो, है ना? पता लगे तुम अपनी एनिवर्सरी में समाज बुलाए हुए हो, ऐसे नहीं होता है। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला एनुलिन 4 दिख रहा होगा, देखो साइक्लिक है, पूरा साइकिल में रेजोनेंस भी है, और आपके पास दो पेयर दिख रहा है, तो क्या ये क्रीप दिख रहा होगा? तो क्या एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं? साइक्लिक दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है, तीन पेयर दिख रहा है, तो क्या क्रॉप दिख रहा है? एरोमेटिक दिख रहा है? ये वाला नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी नहीं होता है, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, बट ये इवन पेयर की वजह से लोगों को लगता है एंटी एरोमेटिक है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या, जैसे ही आपके पास कॉट दिखे, तो कॉट क्या होता है आपके पास, टब शेप में बदल जाता है, और टब शेप में क्या सारे सिस फॉर्म हो रहे होते हैं? ये प्रूव कर रहे हैं कि जीआई में 8 मेंबर में सिस स्टेबल हो रहा था, ठीक है? तो कॉट जो है टब शेप में चला गया, और टब शेप जो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। टब शेप जो है sp2 होने के बावजूद नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो क्या ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? अच्छा नीचे वाला एनुलिन 4, 6, 8 तक तो हो गया,
एनुलिन 10 की बात करते हैं। होना क्या चाहिए आप सोच के बताइए, आप लॉजिक लगाइए, जो आपने पढ़ा है वो सोच के बताइए। क्यों एरोमेटिक होना चाहिए? कितने पेयर हैं? तो ऑड पेयर आ रहा है, ऑड पेयर आ रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, अच्छी बात है, बट एरोमेटिक नहीं होता है, वही सीखना है। जैसे कॉट एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट क्या वो प्लेन चेंज कर ले रहा है? उसी तरह यहां पे देखो, क्या ये ट्रांस वाला एल्कीन है? ये डबल बॉन्ड देखोगे तो क्या अपोजिट साइड जा रहा है ना, तो क्या ये ट्रांस हो गया? सिमिलरली इस वाले डबल बॉन्ड को देखोगे तो क्या ये भी ट्रांस है? अब ट्रांस है तो क्या अगर मैं हाइड्रोजन लगाना चाहूं तो क्या यहां लगेगा? है ना भाई, इधर कार्बन है तो नीचे हाइड्रोजन लग गया। इसमें देखो, अगर नीचे कार्बन है तो क्या ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगेगा? आया बात समझ में? फिर से, ऊपर वाला जो एल्कीन है क्या वो ट्रांस है? तो ऊपर की तरफ अगर कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन यहां आएगा ना, और ये वाला ट्रांस है तो अगर नीचे की तरफ कार्बन है तो ऊपर की तरफ अपोजिट साइड हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या ये हाइड्रोजन एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर रहे? देख लो, ये इतने पास आ गए, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन कर रहा है। ऑल्दो हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन रिपल्सन नहीं करता है, बट यहां पे इतना क्लोज आ गया, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। यहां पे इतना पास आ गया, पास नहीं आता, इनफैक्ट जो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर होता है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है हाइड्रोजन के बीच में, ह्यूज रिपल्सन हो रहा है। छोटे ग्रुप से रिपल्सन नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होता है, छोटे ग्रुप में नहीं होता है। तो छोटे ग्रुप में रिपल्सन नहीं होना चाहिए, बट चूंकि एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर गया, तो ये हाइड्रोजन इसको हटा रहा है, इसको हटा रहा है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो रिपल्सन आ गया। और रिपल्सन आ गया तो क्या ये प्लेन चेंज कर लेगा? क्योंकि रिपल्सन से तो अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल होता है प्लेन चेंज कर लेता है। तो यहां पे लिखोगे दिस कंपाउंड चेंजेस प्लेन। क्यों? असर्शन रीजन का सवाल है, ये कंपाउंड प्लेन क्यों चेंज कर रहा है? टू अवॉइड एच रिपल्सन। ये पहली बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो जहां पे हाइड्रोजन रिपल्सन लग रहा है। वैसे हाइड्रोजन रिपल्सन कहीं भी नहीं लगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? लेस बल्की ग्रुप है, जिसको हमने लिखाया था हल्की ग्रुप। ये बहुत हल्का ग्रुप है, इसमें रिपल्सन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे चूंकि ओवरलैप हो रहा है, एक हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन है, तो इस वजह से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से प्लेन से बाहर चला जाएगा। और जैसे ही प्लेन से बाहर गया तो क्या इसको मैं नॉन एरोमेटिक बोल दूं? तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक। तो जैसे एनुलिन 8 नॉन एरोमेटिक है, वैसे ये भी नॉन एरोमेटिक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि ये भी तो प्लेन चेंज कर रहा है, क्यों? भाई एनुलिन 8 चेंजेस प्लेन दिख रहा है, क्यों? क्या यहां पे एच रिपल्सन हो रहा है? नहीं, यहां पे एच रिपल्सन हो रहा है, यहां तो एच रिपल्सन हो रहा था, इसलिए प्लेन चेंज हुआ। यहां प्लेन चेंज क्यों हो रहा है? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, तो मैंने बोला था अनस्टेबल कंपाउंड जुगाड़ करेगा और स्टेबल बनना चाहेगा। जैसे वो या तो डाइमेराइज कर जाए, या तो वो कंपाउंड अपना प्लेन बदल ले, ठीक है? तो दिस कंपाउंड चेंजेस प्लेन टू बिकम स्टेबल, मोर स्टेबल, टू बिकम मोर स्टेबल, ठीक है? और ब्रैकेट में लिख देना तब शेप। मोर स्टेबल होने के लिए जुगाड़ करते हैं, तो डाइमर बना ले या प्लेन बदल ले, ताकि वो नॉन एरोमेटिक हो पाए, और नॉन एरोमेटिक से क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। बट ये कंपाउंड प्लेन क्यों चेंज कर रहा है? एच रिपल्सन की वजह से। नेक्स्ट वहां पे आइए, इस क्वेश्चन में क्या एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। जब हाइड्रोजन रिपल्सन कर रहा था, मिथाइल तो बहुत तगड़ा रिपल्सन करेगा, बहुत धक्का लगाएगा एक दूसरे पे, तो क्या बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया? और बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया तो क्या ये नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं? ठीक है ना? यहां पे मिथाइल मिथाइल रिपल्सन लग रहा है, मिथाइल मिथाइल रिपल्सन की वजह से क्या प्लेन बदल जाएगा? प्लेन चेंज। और जैसे ही प्लेन से बाहर आया, क्या वो नॉन एरोमेटिक बोल देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस बार एनुलिन 12 है? और एनुलिन 12 में देखो ना, इस बार 4 हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन कर रहा है। एनुलिन 10 में तो 2 ही हाइड्रोजन रिपल्सन कर रहा था। एनुलिन 12 में, एनुलिन 12 में एच रिपल्सन बढ़ गया, और एच रिपल्सन चूंकि बढ़ गया तो क्या यहां भी प्लेन चेंज होगा? एच रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से
दिस कंपाउंड चेंजेस प्लेन। और अगर प्लेन बदल गया तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आंसर। ध्यान से एक सेकेंड। तो एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12, एनुलिन 8, 10, 12 नॉन एरोमेटिक होता है। एनुलिन 8, 10, 12 नॉन एरोमेटिक। क्यों? प्लेन बदलने की वजह से। 8 प्लेन बदलता है तब शेप बनाता है। यहां एच रिपल्सन है, वहां पे मिथाइल मिथाइल रिपल्सन है। चलो एक और क्वेश्चन। अगर मान लो इस बार का जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसी ईयर का, मॉर्निंग शिफ्ट, ध्यान से। उसने क्या पूछा है? एनुलिन दे दिया, उसने एनुलिन दे दिया, ठीक है। तो अभी जो ये एनुलिन बना हुआ है, क्या इसमें एच रिपल्सन लग रहा है? नहीं लग रहा? लग रहा है। अब क्या किया उसने जेई मेंस में कि यहां पे जो हाइड्रोजन था उसको निकाल दिया, यहां पे जो हाइड्रोजन था उसको निकाल दिया, और क्या किया, इसको एक बाहर बाहर ले जाके कार्बन से जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, प्लेन में था, जो रिपल्सन कर रहा था, उसको हटा दिया। अब वहां हाइड्रोजन न लगा के ऊपर की तरफ कार्बन से बॉन्ड बना दिया। अब बताओ ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक? प्लेन से बाहर है तो नॉन एरोमेटिक। और आप गलत है। फिर सोचिए, ध्यान से देखिएगा, ये आंसर इसका एरोमेटिक है। रीजन समझा देता हूं। क्या यहां पे अब हाइड्रोजन है? क्या रिपल्सन हो रहा है? तो क्या प्लेन बदलेगा? अब आपका सवाल है कि सर ये तो sp3 हो गया ना, यहां तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, रिंग में ही तो रेजोनेंस देखते हैं, रिंग के बाहर क्या हो रहा है उसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? ध्यान से देखना, ये वाला क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? लिखाया था कि ऑल फ्री रेडिकल आर नॉन एरोमेटिक, लिखाया था ना। तो क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। क्यों? एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। रिंग के बाहर क्या हो रहा है देखना ही नहीं है। कल जो क्वेश्चन कराया था, वो जो लिखाया था ऑल फ्री रेडिकल आर नॉन एरोमेटिक, वो रिंग में था फ्री रेडिकल। रिंग के बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं देखना है। एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। तो क्या रिंग में रेजोनेंस हो रहा है क्या? हाँ। रिंग में प्लेनर है क्या? हाँ। रिंग में ऑड पेयर आ रहा है क्या? हाँ। एरोमेटिक। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये? अच्छा ये वाला ऊपर ऐसे? भाई वहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हमें तो प्लेनर इसमें देखना है, इस रिंग में देखना है। जिस रिंग में रेजोनेंस हो रहा है बस वो रिंग देखना है हमें। जिस रिंग में रेजोनेंस हो रहा है उसको देखना है। बात बाकी बाहर क्या हो रहा है किसको फर्क पड़ता है? मुंह बंद। बाहर क्या हो रहा है किसको फर्क पड़ता है? ठीक है। तो हम किसी ऐसे कंपाउंड्स रेजोनेंस एरोमेटिसिटी वहां देखते हैं जहां पे रिंग बन रहा हो। रिंग के बाहर क्या हो रहा हो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए दिस इज एरोमेटिक। नो, प्लेन केवल उस ऊपर वाले कार्बन का प्लेन चेंज है। भाई यहां तो 3 ही सिग्मा, यहां पे देखो ना कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। यहां पे कितने सिग्मा? 3 सिग्मा, sp2 प्लेनर। ये ऐसे है, देखो ये एनुलिन 10 है, ऊपर से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आया, वो बाहर जो भी हो क्या फर्क पड़ता है? रिंग का प्लेन चेंज होता तब आप नॉन एरोमेटिक बोलोगे। यहां पर रिंग का प्लेन बदल रहा है, वहां पर रिंग का प्लेन बदल रहा है, बट यहां पर रिंग एज इट इज है। रिंग के बाहर कोई एटम प्लेन चेंज कर रहा है, उसकी क्या मतलब है? चलो एरोमेटिक। तो जेई मेंस में कुछ कितना अच्छा सवाल पूछता है, राइट? यू हैव टू थिंक वंस क्वेश्चन मार्क करने से पहले। हाँ हाँ, देखो ये ट्रांस है, तो अगर एक ऊपर की तरफ है तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा। भाई ट्रांस ऐसे ही होता है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे आएगा, ठीक है ना? तो अगर ये ऐसे है, ऐसे देख लो। चलो तब तक आप नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया बेटा? जल्दी नहीं करना होता किसी काम में, जल्दी हो जाएगा तो गड़बड़ है। इस वाले पे देखो, क्या ये ट्रांस है? और ट्रांस है
तो इसके पास ऐसे ही तो होगा। अगर ये है तो मान लो हाइड्रोजन यहां होगा भाई, मान लो एक कार्बन हो जाते, कार्बन ऐसे होगा। यहां पे भी देख लीजिए, एक ऐसे है तो एक ऐसे हो, किधर भी बना दो बात एक ही है, हाइड्रोजन हमेशा पास में ही आएगा। ठीक है, अपोजिट तरफ से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो एच एच रिपल्सन हो रहा है। एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12, इन सब में प्लेन चेंज हो जाता है और ये सारे नॉन एरोमेटिक है, बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन एनुलिन 14 ही है। एनुलिन 14, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई। अब एनोलिन 14 एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा? क्यों? सबसे पहले देखो, क्या सी आर इवन पेयर है, ऑड पेयर है? देखो 7 है, 7 है, तो क्या सीआरओपी आ जा रहा है, और सीआरओपी को क्या एरोमेटिक बोलते हैं? अब देखो इसका लॉजिक, ये प्लेन चेंज नहीं करेगा। रीजन 14 कितने हैं ये, एनुलिन 14 है ना, तो 14 मेंबर की रिंग अपने आप में बड़ा हो गया, तो हाइड्रोजन पास आ ही नहीं पा रहा। ध्यान दीजिएगा, ये 10 मेंबर का रिंग था, तो 10 मेंबर का रिंग छोटा होगा, तो हाइड्रोजन पास आ रहा था। 12 मेंबर की रिंग भी थोड़ा उससे बड़ा हुआ, पर फिर भी हाइड्रोजन पास आ रहा था। 14 मेंबर की रिंग में बहुत बड़ा रिंग हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन दूर हो जाता है, रिपल्सन नहीं होता है, एरोमेटिक होता है। हम देख रहे हैं बड़ा छोटा एक्सप्लेनेशन है, आया कैसे है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना, हमने एक्सप्लेन किया वो बड़ा है, आया कैसे था, एक्सपेरिमेंटल। इसलिए ध्यान रखिएगा, एनुलिन 8, 10, 12 ये नॉन एरोमेटिक है, बाद बाकी सारे नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो भी लॉजिक है। यहां पे 7 पेयर हो गया सीआरओपी, और ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ रिंग, ऑर्गेनिक को फील करना है, ज्यादा नहीं, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ रिंग, HH repulsion do not occur, do not एनुलिन आपसे कोई पूछे तो आज मैं एरोमेटिसिटी में आज 5वां लाइन लिखाऊंगा, 4 पॉइंट आपको लिखा चुका, आज 5वां पॉइंट लिखाऊंगा कि एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12 यही नॉन एरोमेटिक होते हैं, बाद बाकी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। एनुलिन 8, एनुलिन 10, एनुलिन 12 ही नॉन एरोमेटिक होते हैं, बाद बाकी सारे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं। एनुलिन के बाद आपको पढ़ना है पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, उसमें एरोमेटिसिटी पढ़नी है। अच्छा, जो हकल्स रूल था, आप लोग बताइए हकल्स रूल कहां वैलिड था? साइक्लिक में वैलिड था, लेकिन साइक्लिक में कहां, कितने साइकिल में? वो 1 साइकिल में, 2 साइकिल में, 3 साइकिल में? आपको नहीं पढ़ाया गया है, मैं बता देता हूं। हकल्स रूल इज ओनली वैलिड फॉर 1 साइकिल। हकल्स रूल ने अपना जो रूल दिया वो केवल मोनोसाइक्लिक के लिए दिया था, बाकी पे नहीं दिया था। चलो, तो इसीलिए अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो मोनोसाइकिल पढ़ रहे थे, तो मोनोसाइकिल पे हकल्स रूल आराम से लग रहा है। कौन सा वाला? अब तो उसमें हकल्स रूल लगाया कहां है? हकल्स रूल तो एरोमेटिसिटी से के बाद लगा है ना। तो ना चावल खा के ना आया करो क्लास में सुबह सुबह, चावल नहीं मिलता है, बिना चावल के ये हाल है। बहुत बढ़िया, कोई बात, जो मिलता है वो खाया करो, पढ़ाई करो अभी। हाँ, नहीं, केवल एरोमेटिक, नो, एंटी एरोमेटिक नेचर में मिलता ही नहीं। एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल होता है, नेचर में नहीं मिलता है।
वो या तो डाइमराइज करके नॉन एरोमेटिक मिलेगा, या तो ये जुगाड़ करके प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक मिलेगा। एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करता। किसी ने लिखा है यू आर द रीजन वी आर कमिंग टू द क्लास। सच बताओ, ये हर टीचर के पास यही बोलना है कि सर आप ही के लिए लिखे, है ना। हर टीचर खुश रहना चाहिए, और टीचर के लिए तो तुम नहीं आते हो, ये भी बता दो। क्या लिखा है ये, जवानी के प्रदर्शन नहीं। ये सुधांशु सर को बोलो यार थोड़ा अश्लीलता कम करें, हमारे साथ तो करती है, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। सुधांशु सर के कारनामे जो है ना, कर्म नहीं होते, कांड होते हैं उनके। आपने पूछा उनसे कि भाई आप मंडे को सर आप नहीं आए थे उसमें यहाँ, और जब ट्यूसडे को आए तो गले में एक चेन पहन के आ रहे हैं, अंगूठी पहन के आ रहे हैं, अचानक से इतना बदलाव, नए जूते आ गए, एक दिन में 40,000 की शॉपिंग करी है सर ने कल परसों में। आप समझ रहे हो, एक दिन में 40,000 रुपए के आप जाके कपड़े खरीदाओ, ये तभी हो सकता है ना जब आपके बटरफ्लाई चल रहा हो दिमाग में। ऐसा नॉर्मली थोड़ी ना कोई इंसान पागल है 40,000 रुपए जाके खरीद लेगा कुछ, है ना। जब इंसान अपने आप को शाहरुख खान बनाना चाहता है कि कल हो ना हो आज ही खरीद डालो, है ना। सही है। सर का उम्र आ रहा है, अच्छा है। सर आप लोगों से बहुत बहुत सीनियर, मतलब आपके 1 आध साल बड़े होंगे। सुधांशु सर आपसे 1 आध ही साल बड़े हैं, बहुत जूनियर है वो, मतलब काफी नया उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया। सही बता रहे हैं, आप लोगों के एज के ही है। आपने उनका पुराना फोटो वगैरह देखा है यूट्यूब वगैरह पे, सर्च करना, आपको पता लगेगा कैसे स्ट्रगल किया जाता है। शुरुआत से ही पढ़ा रहे हो बेचारे वो, बचपन से। हालांकि बचपन अभी खत्म हुआ नहीं है। सुधांशु सर आए पहली बार वहां संकल्प में, आके बोलते हैं सर हमने आपका पीरियोडिक टेबल देखा था, वहीं से पढ़ा था हमने पीरियड। मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी इतना बाप आदम से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप ये बातें मुझे बोलिए, किसी को बताना मत, है ना। नहीं नहीं, मैं सुधांशु सर से बस 6 महीने बड़ा हूं। हो गया, चलो ठीक है, 8 महीने लगा लो और क्या, 1 साल मान लो, चलो 6 साल। नहीं नहीं, बैठो 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 फटाफट। चलो नेक्स्ट एनुलिन हो गया। अब आते हैं बेटा पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। क्या डू नॉट अकर, नहीं होता है, रिपल्सन नहीं होता है। चलो अब आ जाओ आपके पास पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो मोनोसाइक्लिक में पढ़ा, एनुलिन में पढ़ा। एनुलिन भी क्या था, मोनोसाइक्लिक था। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। पॉलीसाइक्लिक रिंग्स में क्या होता है, एक एक करके ध्यान से देखना। हकल्स रूल तो मोनोसाइक्लिक पे एप्लीकेबल था। हकल ने जो रूल दिया 4n+2 पाई या 4n पाई, ये मोनोसाइक्लिक के लिए दिया था। और मोनोसाइक्लिक के रूल देने के बाद हकल चल बसे, उसके बाद वो रहे नहीं दुनिया में। तो जब पॉलीसाइक्लिक आया तो लोगों ने सोचा हकल रूल कैसे अप्लाई होगा, हकल का रूल तो मोनोसाइक्लिक के लिए था। तो इसको मॉडिफाई किया गया। जब भी एक से ज्यादा रिंग आ जाए, जब भी एक से ज्यादा रिंग आपको देखने को आ जाए, देख लो ये सारे में एक से ज्यादा रिंग्स हैं, और अगर एक से ज्यादा रिंग्स हैं तो हकल्स रूल इज अप्लाइड ओनली एट बाउंड्री। हकल रूल में केवल उसी पाई बॉन्ड को काउंट करना है जो कहां हो, बाउंड्री पे। बीच में हो उसको हकल रूल में काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग्स हकल रूल इज ओनली अप्लाइड एट बाउंड्री। अगर पॉलीसाइक्लिक रिंग है तो हकल रूल केवल और केवल
बाउंड्री पे अप्लाई होगा। अब देखो यहां पे, क्या पूरा ये साइकिल है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? और कितने पेयर है बाउंड्री पे? 1 3 4 5 है क्या? तो क्या ऑड पेयर है क्या? तो क्या आपके पास एरोमेटिक बोल सकते हैं? बस एक से ज्यादा रिंग्स आए तो आपको बाउंड्री के पेयर काउंट कर लेते हैं, दैट्स इट। इसमें कितने पेयर है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, और यहां पे भूल गया है 7 पेयर। बीच वाला काउंट नहीं करना है। तो साइक्लिक है, रेजोनेंस है, ऑड पेयर है, तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा? यहां पे आ जाओ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, क्या ये भी साइक्लिक है, रेजोनेंस है, ऑड पेयर है, तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा? तो पॉलीसाइक्लिक रिंग्स अगर आपके पास आ जाएं, एक से ज्यादा रिंग्स आ जाएं, एक से ज्यादा साइकिल आपके पास आ जाए, तो आपको क्या करना है? हकल्स रूल अप्लाई करना है ओनली एट द बाउंड्री। ठीक है, हाँ, रूल है, पॉलीसाइक्लिक का रूल है कि आपको बाउंड्री पे ही हकल रूल लगाना है। दैट इज रूल, इसमें लॉजिक नहीं है कोई। लिखो, इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक, इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक, हकल्स रूल is only applied, Huckel's rule is only applied at boundary। हकल्स रूल में केवल वही वाला पाई बॉन्ड रखेंगे जो बाउंड्री पे, हकल्स रूल ओनली अप्लाइड एट बाउंड्री। और बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं बेटा? पेरीफेरी। सब सीख लो यहीं पे, हकल्स रूल इज ओनली अप्लाइड एट बाउंड्री। केवल बाउंड्री वाले देखने हैं, ठीक है ना, और बीच में नहीं देख। ये रूल है, मतलब दिस इज अ रूल गिवन बाय साइंटिस्ट, हमें रूल पढ़ना है और उससे एरोमेटिसिटी देखनी है। इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक, हकल्स रूल में केवल आपको वही काउंट करना है जो बाउंड्री पे हो। पहले वाले का नाम क्या होता है? नेप्थलीन होता है। ये वाले का नाम नहीं पढ़ना है। ये वाले का नाम क्या? फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन एक और नाम होता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में फिनेंथ्रीन भी बोल देते हैं, याद रख लीजिए। फिनेंथ्रासीन को ही शॉर्ट फॉर्म में फिनेंथ्रीन बोलते हैं। नेप्थलीन जैसा बना दिया, फिनेंथ्रीन। अच्छा, इसी का एक भाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में ध्यान देना बोर्ड पे, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये रेजोनेंस है? और क्या ऑड पेयर आ रहा है बाउंड्री पे? तो क्या इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं? दैट्स इट, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन को एंथ्रीन नहीं बोल देना, जहां है वहां बता दिया है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, पाई बॉन्ड केवल बाउंड्री वाले काउंट होते हैं। इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, देखो वहां पे 7 आ जाएगा, ऑड पेयर आ जाएगा, यानी कि एरोमेटिक हो जाएगा। इन केस ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, इट इज ओनली काउंटेड, बाउंड्री पाई बॉन्ड्स आर ओनली काउंटेड। जल्दी बनाओ। एरोमेटिसिटी आसान है ना, बहुत आसान सी टॉपिक है, इजी इजीएस्ट टॉपिक। इससे भी आसान मीजोमेरिक है, जिसको आपको डर लगता है, इससे भी आसान है, लेकिन दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा। बत्ती बुझा के पढ़ो कुछ नहीं होगा, दिमाग की बत्ती। हो गया?
3 क्वेश्चन और है, फिर पढ़ेंगे क्वाजी एरोमेटिक। क्वाजी एरोमेटिक, क्वासी नहीं, क्वाजी। क्या होता है क्वाजी एरोमेटिक? सेमी एरोमेटिक को क्वाजी एरोमेटिक बोलते हैं। यार दिमाग का ऑपरेशन करा, देखो कितना गहरा खाली है। तो खान सर ने क्या सही बोला है। खान सर ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली। 2 चीजें बताता हूं खान सर की, जल्दी से लिख लो इसको। पहला वाला कि यार लड़कियों तुम्हें कितना दिक्कत होता होगा बिना दिमाग की पूरी जिंदगी जीना, ऊपर से पूरे बड़े बड़े बालों का भार भी यहां है ना। उनका लड़कियों से कुछ खास प्रेम है। मैं एक बार मिला हूं, मैंने पूछा कि सर क्या है, कहते हैं कि सर ये सब बोलने से लड़कियां ठीक रहती है, और नहीं बोलेंगे तो सब पता नहीं क्या हो जाता है। ये खान सर का है। और मैं खान सर को सीरियसली बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूं खान सर का। तो खान सर ने एक और बड़ी अच्छी लाइन बोली लड़कियों के लिए, खासकर वो बोलते ही लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ बोलते ही नहीं। उन्होंने बोला कि लड़कियों, अगर मान लो तुम्हारे पीछे कोई लड़का हाथ धो के पड़ जाए, हो सकता है, अगर मान लो तुम्हारे पीछे कोई लड़का हाथ धो के पड़े, तो अपना मुंह धो लो। मुंह धोने से मेकअप उतरेगा, लड़का कहां जाएगा पता है। तो क्या सही लाइन बोला उन्होंने। जो भी हो, अब उसमें भी कैटेगराइजेशन थोड़ी करेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लाइन बोला कि अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़ा हो, मुंह धो लीजिए, लड़का दूर भागेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, हो गया ये। एक तो वीडियो उनका वायरल है, टेडी वाला वेयर देखा कि नहीं? टेडी वाला वीडियो देखा है उन्होंने? एक लड़का होता है जो उनकी क्लास में टेडी दे देता है, भाई साहब उसकी लाइव कुटाई हुई है कैमरे के सामने। अब सोचो ना, वो घर वालों को मुंह दिखा रहा होगा, ना वो लड़का बेचारा मोहल्ले में मुंह दिखा रहा होगा, वायरल वीडियो में पिटाई होगी उसकी, और पिटाई भी अच्छे से हुई है। ऐसा लग रहा है जेलर वाले नहीं मारते हैं सब बंद करके बंदी को, वैसे वो उनके पास वो रहता है। उनके स्टेज पे जाओगे तो एक लंबा सा ऐसे लोहे, मतलब होता प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक का होता है। एक बार पड़ गया तो फिर वो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कलर छोड़ता है। पड़ गया ना, हरा कलर छोड़ के आता है वापस, फिर दूसरी जगह फिर हरा कलर आएगा फिर। तो वैसे होता है, और उसको 3-4 पड़े हैं वहां पे। कहते हैं इतना हिम्मत हो गया तो हमारे सामने तुम लड़की को टेडी देगा। बढ़िया यार, किसके सामने दे फिर। वैसे लड़का टेडी क्यों दे रहा है? कवि ये पूछना चाह रहा है कि लड़का कर क्यों रहा था। वो पिटने वाला काम किया ही था। एक तो पैसे खर्च किया बेचारा, तो पॉकेट मनी में से कोई बेचारा 100-200 रुपए बचाया होगा, फिर दुकान वाले से लड़ा होगा कि नहीं 10 रुपए सस्ता करो, है ना, तब वो लेके आया होगा। इतनी दयनीय स्थिति होती है स्टूडेंट्स की। आप पढ़ाई में सबका यही होता है, और वो ले जाने के बाद भी वायरल वीडियो में कुटाई हो जाए आपकी, सोचिए कितना बैड लग रहा होगा। वो सोचो जिसको टेडी दिया होगा वहां तो इंप्रेशन बनाया होगा, वायरल वीडियो में क्या इंप्रेशन बनी है। और जिसको टेडी मिला है उसने भी देखा होगा वायरल वीडियो, वो तो सामने लाइव देखा है भाई। सोच लीजिए। तो खान सर जो है ना, किंग है इन सब चीजों में। नेक्स्ट, देखो यहां पे क्या पॉलीसाइक्लिक रिंग्स हैं, और अगर पॉलीसाइक्लिक रिंग्स हैं तो क्या हकल्स रूल 1 2 3 4 5, क्या CROP बोल दे? ऑड पेयर है, 5 है, यानी कि एरोमेटिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ 1 2 3 4, तो CREP हो जाएगा क्या? EP हो गया तो क्या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, तो CROP हो जा रहा है, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करते ही इसका काम आ जाएगा क्विनोलीन। इसी को हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, क्विनोन बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एजुलीन।
इसको बोलते हैं एजुलीन। यार वो नीचे से ना बॉटल ले आना गाड़ी से, चाबी मिलेगा, ठीक है। इनका मजाक ना उड़ाया करो, इनको इज्जत से देखा करो कम से कम, ठीक है। वो यहाँ नौकरी करते हैं दिन भर, रात में 8 से वो 12 पढ़ाई करते हैं, फिर सोते हैं। इज इन क्लास 12, ये क्लास 12 में है, आपको पता होना चाहिए। फिर नौकरी करके फिर पढ़ते हैं, सोच लो। और इनकी एज, जब ये नॉर्मल ड्रेस में रहे तो इनका एज पता लगता है, इस तरह पहन लेते हैं तो थोड़ा लगते हैं एज के। ये इनकी एज कितनी होगी? 18 साल। जस्ट ही इज क्वालिफाइड टू डू जॉब। 18 साल में जॉब हो जाता है ना, तब कर सकते हैं। और जॉब की कितनी सैलरी है? और कभी रात में भी लगती है, कभी दिन में भी लगती है, और 12 घंटे की नौकरी है। 12 आवर्स यू हैव टू सिट एट वन प्लेस। और कोई दिक्कत हुआ तो कोई कुछ भी बोल सकता है, राइट? ऐसे पोजीशन पे लोगों को कुछ भी बोला जाता है। तो मैं खासकर इनसे बड़ा दोस्ती यारी में रखता हूँ इन लोगों को, बाकी देख लेना कहीं पे फेमस कर दें। ट्रेवल, हाँ अच्छा, हाँ ट्रेवल कहीं, आई थिंक वो, हाँ यस, यहाँ से। और कैसे आते हैं? ट्रेन से आते हैं, सोच लो। और मैंने पूछा कि यार ऑटो से आ जाया करो, बोला नहीं सर, ट्रेन में टिकट नहीं लेते हैं, पैसा बच जाता है, तो उतना ही पैसा है। सही है। हो गया ये। नेक्स्ट, तो कितनी कितनी मुसीबतें हैं लोगों के पास, आप बड़े ब्लेस्ड हो। ये किसने लिखा था मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये लिख के ये 5 सितंबर को ही आता है क्या? एक बार फिर लिख के चला जा, फिर अगले साल आएगा। अच्छा, स्कैनर से, चलो इतना भी अच्छा तो नहीं लिखा होगा, इतना मेहनत नहीं करते। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके पास क्वाजी एरोमेटिक। क्वाजी एरोमेटिक क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वाजी एरोमेटिक किसको बोला जाता है? अगर एरोमेटिसिटी में चार्ज इन्वॉल्व हो जाए, अगर एरोमेटिसिटी में चार्ज इन्वॉल्व हो और चार्ज के इन्वॉल्वमेंट से एरोमेटिसिटी आए, ध्यान से देखिएगा, अगर एरोमेटिसिटी में चार्ज इन्वॉल्व हो और चार्ज के इन्वॉल्वमेंट के बाद एरोमेटिसिटी आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाजी एरोमेटिक। जैसे बोर्ड पे देखो, क्या ये यहां पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड? तो क्या ये सबसे पोलर डबल बॉन्ड यही है? तो यही टूटेगा। और अगर ये टूटेगा तो क्या आपके सामने यहां माइनस और यहां प्लस बनेगा? भाई ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और क्या ओ पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अब जरा रिंग को देखो, रिंग से बाहर क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। एरोमेटिसिटी कहां की प्रॉपर्टी है? रिंग की। रिंग के बाहर जाते ही नहीं है। तो साइकिल में दिखना है केवल, तो क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी दिख रहा है? कितने पेयर इन्वॉल्व है? तो क्या इवन पेयर इन्वॉल्व हो गया? CREP हो गया है, तो क्या आपके सामने एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? अब जैसे यहां पे आओ, पूरे पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पाई हो गया रेजोनेंस, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है। अब इधर आओ बोर्ड पे, बोर्ड में दोबारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बाद में करेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन। मान लो आपके पास मैंने ये बनाया डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड O। अब बताओ इसका, तो क्या ऑक्सीजन पे माइनस चला जाएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा? आपको रिंग के अंदर अंदर देखना है, साइक्लिक है, रेजोनेंस है, वन पेयर है, CROP बोलेंगे, एरोमेटिक बोल देंगे। तो यहां पे जो एरोमेटिसिटी आ रही है, क्या चार्ज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रही है? यहां देखो ना, आपने चार्ज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना एरोमेटिसिटी बोला है।
एंटी एरोमेटिक बोल दिया, यहां चार्ज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एरोमेटिक बोल दिया ना इसको। तो अगर चार्ज की इन्वॉल्वमेंट से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक डिसाइड हो रहा हो तो उसको क्या बोल देते हैं? क्वाजी एरोमेटिक, क्वाजी एंटी एरोमेटिक, क्वाजी नॉन एरोमेटिक। फिर से देखिए, इफ एरोमेटिसिटी इज डिसाइडेड बाय, if aromaticity is decided by involvement of charge, अगर आपका एरोमेटिसिटी डिसाइड हो रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज से, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोल देते हैं? क्वाजी एरोमेटिक। जैसे यहां हो, यहां sp2 कार्बन है और यहां sp2 कार्बन है, दोनों सेम है, तो किधर माइनस किधर प्लस दोगे? तो इस हिसाब से माइनस दोगे कि कंपाउंड स्टेबल बने। ध्यान दीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है? तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? एरोमेटिक हो गया ना, साइक्लिक है, रेजोनेंस और 3 पेयर है। अगर मैं इसको यहां प्लस दे देता तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जाता? तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर तोड़ें, भाई यहां तो डिसाइड हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए किधर माइनस जाएगा, तो आपको इस हिसाब से तोड़ना है कंपाउंड स्टेबल बने। तो अगर मैं यहां प्लस और माइनस देता तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल हो गया क्या? तो क्या मैं इसको इधर माइनस और इधर प्लस दूंगा तो क्या ये एरोमेटिक हो गया है? यस। तो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उधर माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। लेकिन अगर आप दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव दिया जाए, आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो रिंग को ऐसे तोड़ना है कि कंपाउंड ओवरऑल क्या बने? स्टेबल बने। अब यहां पे देखो, क्या साइक्लिक है, रेजोनेंस है और 3 पेयर है, तो क्या CROP से एरोमेटिक बोल सकते हो? नेक्स्ट, यहां आइए, यहां जब आओगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दिख गया, ठीक है? और क्या ये, इसके बारे में कल बताया था, क्या ये ट्रोपोलियम केटाइन है? नहीं बताया था, बता देता हूं। कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया होगा, ये वाला आपने कल क्वेश्चन किया था क्या? देख लो। अरे यार, अभी दिखा देता हूं। ये क्या है? और एक बार नहीं 2 बार किया था। ये क्या है? ये वही तो है। अच्छा, दूसरी बार दिखा देता हूं। दूसरी बार ये 2 बार कराया था, एक बार नहीं। तो नाम यहां बता रहे ना, आ जाओ। इसको बोला जाता है, ध्यान से, ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम केटाइन। और ट्रोपोलियम केटाइन आगे पढ़ाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन एक टॉपिक आएगा, है ना, लास्ट लेक्चर में, जहां पे बताया जाएगा कि ये दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है? दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इससे भी एक स्टेबल होता है, इससे भी एक स्टेबल होता है। आपने सुना होगा डांसिंग रेजोनेंस के बारे में, वो इससे भी स्टेबल होता है, ठीक है? बट डांसिंग रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ना किसी फॉरेन ऑथर की किताब में है, ना किसी इंडियन ऑथर की किताब में, ना एनसीईआरटी में है, ना आज तक 30 साल में डांसिंग रेजोनेंस से क्वेश्चन आया है। डांसिंग रेजोनेंस कोटा के टीचर्स का एक मनगढ़ंत कहानी है, जो बाद में सब लोग फॉलो करने लगे, ठीक है? आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। डांसिंग रेजोनेंस किसी किताब में नहीं, किसी एनसीईआरटी में नहीं है, आज तक एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नहीं है, ना आज तक 30 साल में क्वेश्चन आया। बड़ा पढ़ते जरूर है, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे, बट ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस बस ऐसे बोलने को बोल दिया जाता है, ठीक है? हाँ, वो कंपाउंड स्टेबल है, बट डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। वो जैसे है ना, रेजोनेंस होता नहीं है, मनगढ़ंत कहानी बना दी साइंटिस्ट ने, वैसे हम टीचर्स ने उस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक मनगढ़ंत डांसिंग रेजोनेंस बोल दिया है, ठीक है? जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या ये ट्रोपोलियम केटाइन है? और ट्रोपोलियम केटाइन एरोमेटिक कल लिखवाया था, आप देख भी सकते हैं, ऑड पेयर है, ऑड पेयर है तो एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे आइए, क्या फिर से वही केस आ गया? आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, दोनों sp2 है, मैं देखो दोनों sp2 है, अब कैसे तोड़ोगे? इस हिसाब से तोड़ना है कि स्टेबिलिटी आए। तो अगर मैं इधर माइनस दे दूं तो देखो एरोमेटिक हो जाएगा, 2 2 4 था तो 6 हो गया। इधर आ गया तो क्या ऑड पेयर आ गया? भाई इधर माइनस देने से ऑड पेयर हो रहा है, इधर प्लस देने से ऑड पेयर हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक, ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक। हाँ, नेक्स्ट, क्या ऑलवेज नहीं होगा? ऑलवेज नहीं होगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी लिखवाता हूं, पहले ये देखिए, बोर्ड पे लिखो। अगर मान लो आपके पास ये PYQ है आपका नीट का,
नीट का पीवाईक्यू, इसके बारे में बताइए, कंपाउंड क्या होगा। तो देखो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, क्या दोनों सेम हो गया? तो दोनों सेम है, तो क्या इसको माइनस देते हैं तो क्या ये एरोमेटिक हो गया क्या? और क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है? एक एरोमेटिक, अच्छा तो उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखेंगे तो भी सेम ही आ गया, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। तो इसको हम इसी हिसाब से तोड़ते हैं, किधर भी प्लस किधर भी माइनस दे सकते हैं, जिधर प्लस देंगे क्या वो एंटी एरोमेटिक हो गया, और जिधर माइनस देंगे क्या वो एरोमेटिक हो गया। अब ओवरऑल क्या बोले, एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है, ओवरऑल क्या होगा? कैन नॉट डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो दोनों रिंग का अलग से बोला जाता है, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। वन रिंग कोई भी यहां पे हो जाएगा, वन रिंग इज एरोमेटिक, एक रिंग क्या हो जाएगा आपके पास, एरोमेटिक। अदर रिंग क्या है आपके सामने, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ओवरऑल आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ध्यान से, यहां पे आपने 5 मेंबर का रिंग लिखा और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और इस बार आपने ऐसा किया। अच्छा सेम ही हो गया क्या? ऐसा कर लो, ओवरऑल स्टेबल करना है। तो अगर मैं इसको प्लस दे दूं तो क्या ये एरोमेटिक बन जाएगा, ऑड पेयर आ गया ना, और अगर मैं माइनस दे दूं तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से तोड़ना है कि मैक्सिमम स्टेबल बन जाए, अगर दोनों एरोमेटिक है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। एक और केस है, मान लीजिए यहां पे क्या ही बनाऊं अब, छोड़ो, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है। तो एनोलीन में, एनोलीन आपने देखा, फिर क्वाजी एरोमेटिक देखा। क्वाजी एरोमेटिक का डेफिनेशन क्या होगा, इफ एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व्स चार्ज देन इट इज नोन एज क्वाजी एरोमेटिक। अगर आपका एरोमेटिसिटी चार्ज इन्वॉल्व करता है, इफ एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व्स चार्ज, अगर आपके पास, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज क्वाजी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिसिटी में चार्ज आए तो क्या बोल रहे हैं, क्वाजी एरोमेटिक। एक क्वेश्चन और है जो यहां पे करा देते हैं, लिख लीजिए, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक होगा ना, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस चला जाएगा, तो ऑड पेयर हो गया तो क्या एरोमेटिक हो जाएगा। मुझे एक ट्रोपोलोन, इसका नाम होता है बेटा ट्रोपोन, इसका नाम होता है ट्रोपोन। जैसे ट्रोपिलियम आयन है ना, ट्रोपिलियम आयन में कीटोन जोड़ दो, ट्रोपोन, नाम याद रखना है। एक बार नोट्स दिखाना, किसी का फ्रेश नोट्स दिखाना। हाँ बहुत फ्रेश नोट्स है भाई तुम्हारे, इसको अगले साल आप नीलामी कर सकते हैं, इसी साल कर दे ना। कल का क्वेश्चन कहाँ है, कल नोट्स में से वो नहीं किया है, कहाँ लिखे हो? इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा ये सारे लिख लियो, ओके 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 ओके, लिखवाए तो है नाम, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाडाइल सब तो लिखवाए, ऑक्सीरीन, पिरिडीन, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन क्यों नहीं लिखे हो? पिरिडीन है तुम्हारा, पिरिमिडीन छूटा हुआ लग रहा, कहीं ना कहीं होगा, बट पिरिमिडीन मुझे नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ठीक है ठीक है, ओके लिखवा दिया है। एक ट्रोपोलियम केटाइन था, वो भी लिख ही लो, चलो
प्रोपोन हो जाता है। अच्छा, प्रोपोन आपके पास आ गया। जेई मेंस है तो कुछ तो एक्स्ट्रा देगा। आइए जेई मेंस का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, क्वाजी एरोमेटिक से रिलेटेड। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां पे लगा दिया OH। बता रहा है, पूछ रहा है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या क्या है। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। सब लोग देख के बताइए इस वाले क्वेश्चन में एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, क्या ये डबल बॉन्ड टूटेगा प्लस आएगा, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आएगा, क्या सिंगल बॉन्ड टूटता है ना, डबल बॉन्ड तोड़ने को सिखाया हुआ है, क्योंकि वीक बॉन्ड है टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है नहीं टूटेगा। अच्छा, पाई बॉन्ड इसका वीक है टूट गया। अब देखो क्या ये एरोमेटिक बन गया। रिंग के बाहर लोन पेयर आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, रिंग के बाहर चार्ज आए, रिंग के बाहर लोन पेयर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिंग के अंदर क्या ऑड पेयर आ रहा है, ऑड पेयर से क्या एरोमेटिक हो रहा है। और इस कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट है, उसने ये नहीं दिया था, उसने पता क्या पूछा था कि ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर याद रखना है। ट्रोपोन इज डिफरेंट, ट्रोपोलोन इज डिफरेंट। अल्कोहल आ गया तो एल आ गया उसमें। ट्रोपोनॉल क्यों नहीं है, इसके लिए पता है बहुत जल्दी भगवान को बोलना पड़ेगा बुलाइए, फिर ऊपर साइंटिस्ट जो बैठे हैं उनसे पूछना पड़ेगा क्यों नहीं रखा ट्रोपोलोन, क्यों ट्रोपोलोन रखा, ट्रोपोनॉल क्यों नहीं। वो साइंटिस्ट का नाम है, कॉमन नेम है, वी कांट डू एनीथिंग। फिर वहां पहुंच के पूछ के फिर मैसेज करना है। हाँ, एक 5 मेंबर रिंग और एक 8 मेंबर की रिंग, ठीक बात है। बट 8 मेंबर रिंग आपने पढ़ा हुआ है कि क्या वो प्लेन चेंज कर लेगा, 8 मेंबर रिंग क्या कर लेगा, प्लेन बदल लेगा। चलिए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है वो सब करा दिया, हो गया। अब आपके पास, हाँ हाँ रुके हुए, पानी पी लेते हैं। कल रात में काम करते करते 3:30 हो गया, 3:30 में मैं सोया हूँ, तो मुझे अभी अजीब अजीब लग रहा है। कौन सा काम कर रहे थे, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही मैं हूं, तुम अपनी कैटेगरी से हमें अलग करके देखा करो। तुम्हारे पास बस वही करना होता है, मेरे पास उसके अलावा 1000 और चीजें करनी होती है। दुनिया का नियम है बेटा, जो धरती पे आया है उसको एक न एक दिन पिंजरे में बंधना ही है। हो गया। कल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखो वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला, वो जो वायरल हुआ है ना, उस पर गालियां पड़ी। इंस्टाग्राम से मेरे पास मेल आया कि कैसा सस्पिशियस कंटेंट। एक रील वायरल हुआ इन दिनों, देखे हो कि नहीं। आपके सामने से नहीं गया होगा क्योंकि उस टाइप की रील तुम देखते नहीं हो, है ना। मैं मरून कलर सड़िया पे डांस तो करता नहीं हूं, तो तुम्हें वो दिखेगा नहीं, है ना। तो आजकल मैं भोजपुरी गाने भी सुन रहा हूँ, अच्छे बनाते हैं यार, इतना भी बुरा नहीं बनाते जितना हम लोग उनको कहते हैं, अच्छे बनाते हैं। गाना सुना दें, पवन सिंह ही उसके लिए ठीक है। एक मैंने आरजी कर पे जो हुआ उसके लिए कुछ बोला था, वो किसी ने कहीं से काट लिया, हाँ लेक्चर के अंदर, तो वो लेक्चर के अंदर से कटा हुआ रील है, वो गया शायद, तो वहीं से वो रील वायरल हो गया। वो उस पर कुछ 2 लाख शेयर है, उसको 2 लाख लोगों ने आपस में शेयर किया हुआ है, और कुछ 3 मिलियन के आसपास व्यूज है उस पर, 30 लाख लोगों ने उसको देखा है, और उस पर 2000 कमेंट है और 1800 गालियां उस पर। और जो 200 कमेंट है ना, उसमें आप ही जैसे बच्चे लड़ रहे हैं, तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे लिख सकते हो, कुछ ऑफलाइन वाले कुछ ऑनलाइन वाले आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। बट वो क्या है, वो इतना शेयर हुआ है ना, और जनरली गालियां बंगाली में पड़ रही है, मुझे मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा। एक आध तो मैंने गूगल लेंस से पूछ लिया, फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर नहीं पढ़ते, है ना। तो इंस्टाग्राम जब बहुत ज्यादा मास वो होता है ना, रिपोर्ट होता है या मास
गालियां पड़ती है, नेगेटिविटी आती है, तो इंस्टाग्राम आपसे एक मेल करता है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं है कम्युनिटी के लिए तब हटा दीजिए। मैंने कहा इसमें कुछ गलत है ही नहीं, क्यों हटा देना है? ठीक है, आप वेरीफाई कर लो, आपके पास टीम है, इंडिया में टीम होगी ना भाई, वेरीफाई कर लो। तो उसको फिर वेरीफाई किया, उन्होंने बोला हाँ सही है, तो उन्होंने उसको रहने दिया, अदरवाइज वो वीडियो डाउन हो जाता क्योंकि इतनी मास उस पर पड़ी थी। फिर उसी मेल में उन्होंने कहा कि भाई आपका रील तो चल रहा है, तो आप वेरीफाई क्यों नहीं करा लेते? मैंने कहा करा लेंगे, 700 रुपए कौन दे? 700 रुपए लगते हैं वेरीफाई कराने के हर महीने, पता है ना? इफ यू आर वेरीफाइड यू हैव टू पे 700 टू मेटा एवरी मंथ। ठीक है, तो ये सब पैसा हो गया है, कमाई हो गया है सब। तो आप सोचो इंडिया में क्रिएटर्स होंगे कम से कम 1 लाख, वेरीफाइड क्रिएटर्स 1 लाख से ऊपर, 1 लाख इंटू 700 कर लो, पर मंथ है ये। ठीक है, और ये केवल एक है, केवल वेरीफाई करने का, गिफ्ट भेजने का, ये करने का वो अलग अलग चार्ज है फिर उसके, राइट? सेम विद यूट्यूब, यूट्यूब के साथ भी वैसे ही हो गया। तो खैर, तो वो हटाया, तो वो उसी हिसाब में मैंने कहा कि बिना पैसे के हो सकता है तो बताओ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप रील तो ठीक ही बना रहे हो, कर देते हैं। बस 1 महीने फ्री किया, अगले महीने से देना है मुझे भी। तो मैंने कहा देखते हैं वेरीफाई करा के कुछ फायदा होता है क्या? फायदा होता है वेरीफाई से, लोगों को ये लग जाता है कि ठीक है ये जेन्युइन अकाउंट यही वाला होगा। हालांकि मैंने एक देखा है कि एक अकाउंट है, मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे है कि अगर आपके पास आधार कार्ड की फोटो है ना तो आप वेरीफाई करा सकते हो। मेरी आधार कार्ड की फोटो आपके पास है तो आप मेरे अकाउंट का वेरिफिकेशन ले सकते हो। तो एक बहुत पॉपुलर टीचर है जिनका किसी और बच्चे ने वेरीफाई करा लिया है और वो करा ही नहीं पा रहे। इंस्टाग्राम बोलता है कि आप नकली हो, उसने करा रखा है आप। क्योंकि इंस्टाग्राम मैनुअल थोड़ी करता है, वो तो एआई से करता है, वहां पे सब रोबोट बैठे हैं। तो वो भेजता है, वो कह रहा है ये तो प्रोफाइल ऑलरेडी आ चुकी है, इस नाम का हमारे पास आईडी जमा है, हम नहीं करेंगे आपका। आप वो क्लेम भी नहीं कर सकते, क्लेम भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं व्हाट एवर सो रीजन इज। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं कि कॉलेज के प्रोफेसर के साथ ये सब किया जा सकता है। ठीक है, देखना, करके देखना एक बार, फेल नहीं करा दिया ना आपको, पता नहीं चलेगा, वो सब पता चल कर लेगा वो। हाँ, उनका वेरीफाइड है। हाँ, ये वाला देखो, मैंने बोला कि जब भी डबल बॉन्ड बाहर आए तो उसको तोड़ना है, प्लस और माइनस बनाना है। प्लस बनाओगे तो क्या है, ट्रोपोलियम बन गया। ट्रोपोलियम क्या होता है, एरोमेटिक। अब रिंग के बाहर OH लगा दे, Cl लगा दे, NH2 लगा दे, रिंग के बाहर कुछ भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? एरोमेटिसिटी तो रिंग के अंदर देखते हैं, रिंग के बाहर कुछ भी लगा दे। उसके ऊपर वाला ये ओवरऑल कंपाउंड हम नहीं बता सकते, इसमें अलग अलग बताना पड़ेगा कि एक रिंग एरोमेटिक और दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक। हाँ, ये हो गया क्वाजी एरोमेटिक। हाँ भाई, ये वाला, हाँ, नेगेटिव इधर जैसे ही डालोगे एंटी एरोमेटिक हो गया भाई। 2 और 2 4, नेगेटिव डालते ही, तो हमें तो स्टेबल बनाना होता है, एंटी एरोमेटिक हो जाए। हो गया, चलो अब देखो, क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ I माइनस। इसका मतलब समझे, कंपेयर रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ I माइनस मतलब कौन I माइनस जल्दी निकाल देगा। एब्स्ट्रैक्ट कर देना मतलब रिमूव कर देना, मतलब निकाल देना। अब देखो कौन I माइनस जल्दी निकालेगा, तो एक काम करो, I माइनस निकाल के देखो। तो जब I माइनस निकलेगा तो क्या प्लस बच जाएगा? यहां पे भी जब I माइनस निकलेगा तो क्या प्लस बच जाएगा? और यहां पे भी जब I माइनस निकलेगा तो क्या प्लस बचेगा? और देखो ये एरोमेटिक हो रहा है, और देखो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, और देखो ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है। तो सबसे जल्दी कौन I माइनस देगा, जो सबसे स्टेबल बना रहा हो, फिर नॉन एरोमेटिक दे देगा, फिर एंटी एरोमेटिक दे देगा। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है। क्वेश्चन डायरेक्टली एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ना पूछ के पूछ लेता है कौन I माइनस जल्दी देगा। तो I माइनस निकाल के देखो, I माइनस निकालने के बाद क्या बन गया, वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक।
स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा वो आई माइनस जल्दी दे देगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। अब इसमें हल्का सा डी ब्लॉक का नॉलेज चाहिए, इतने पढ़े लिखे आपको, ध्यान से देखो। यहां से क्या एजी प्लस निकलेगा और ये एजी ओजी करते हुए बीआर के पास जाएगा, तो क्या आपके पास एजी बीआर नाम की पीपीटी बन जाएगा और ये पूरा व्हाइट व्हाइट कर देगा। ये व्हाइट पीपीटी होता है ना एजीबीआर का। इसे गधे हैं जो बोल दो यस सर। अरे भाई साहब एजीएफ जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि एजी का साइज बड़ा है, एफ का साइज छोटा है, बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। एजीसीएल जो है वो बेटा आपके सामने व्हाइट कलर का पीपीटी देता है। चौक देखे हो, व्हाइट वाला चौक, कभी उसको पाउडर करके देखा है और पाउडर करके ग्लास में डाला है, नीचे व्हाइट कलर का जम जाएगा, वैसा ही व्हाइट कलर का एजीसीएल आपको लेबोरेटरी में मिलता है, एग्जैक्टली सेम। चौक जैसे जम जाएगा व्हाइटिस, वैसे एजीसीएल व्हाइटिस जम जाता है। एजीबीआर ये होता है बेटा लाइट येलो पीपीटी, ये हल्का सा येलोइश। अंडा देखे हो, अंडा बॉयल देखे हो, बॉयल एग, तो बॉयल एग का जो होता है, यॉक नहीं बेटा, यॉक के ऊपर वाला क्या बोलते उसको, एल्बुमिन, एल्बुमिन बोलते शायद, जो भी हो, वो व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो व्हाइट होता है या क्रीम होता है, क्रीम होता है। बॉयल के अंदर छिलका उतार दो, अब देखो उसको, मजा आ रहा है। तो क्या वो लाइट येलो है, तो लाइट येलो या क्रीम कलर का पीपीटी बनता है एजीबीआर का, एग्जैक्टली सेम उसी कलर का पीपीटी बनता है। और जो एजी आई है, तो बेटा अगर आई तो क्या वो डार्क येलो कर गई, तो अगर वो आई तो डार्क येलो पीपीटी बना गई यहां पे एजीसीएल एजीबीआर एजीआई। देखो ऐसे याद रखना, एजीसीएल एजीबीआर एजीआई ना जब भी दिमाग में आए एक ध्यान में रखो, सबसे ऊपर जो हार्ड पोर्शन है क्या एकदम व्हाइट होता है, सबसे ऊपर वाला क्या है व्हाइट, थोड़ा सा अंदर जाओगे तो क्या क्रीम कलर मिलेगा लाइट येलो, और सबसे अंदर चले जाओ तो योक मिल जाएगा डार्क येलो, उसी टाइप का है ये, याद करने का तरीका है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये एजी है तो क्या ये एजी ओजी करते हुए एजीबीआर बना लेगा, तो एजीबीआर का लाइट येलो का पीपीटी बन जाएगा और प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या यहां भी एजी जो है बीआर निकाल लेगा यहां से, और एजी बीआर निकाल लेगा तो एजी बीआर का पीपीटी लाइट येलो पीपीटी बना देगा। लेकिन जब बीआर माइनस निकलेगा, बीआर माइनस निकलेगा बीआर प्लस निकलेगा, क्यों, क्योंकि एजी प्लस है ना, एजी प्लस को कौन निकालना चाहिए, बीआर माइनस, एजी प्लस किससे मिलेगा, बीआर माइनस। अच्छा, जब ये माइनस निकल गया तो देखो क्या बना होगा, बीआर माइनस निकाल दो तो क्या बना होगा, यहां पे प्लस, और यहां पे देखोगे तो क्या आपके पास ट्रोपोलियम बन रहा है, यहां पे आप देखोगे तो क्या ट्रोपोलियम बन रहा है क्या। अच्छा, ट्रोपोलियम एरोमेटिक होता है और ये नॉन एरोमेटिक होता है, तो कौन किसका रेट ज्यादा होगा, एरोमेटिक का रेट ज्यादा होगा। जो स्टेबल है वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जो स्टेबल बनाएगा वो रिएक्शन जल्दी करेगा, उसका रेट ज्यादा होगा, फास्ट करेगा रिएक्शन, ठीक है। एक ये है देखो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके पूछता आई माइनस का एब्स्ट्रैक्ट, कौन आई माइनस जल्दी निकालेगा, आई माइनस निकाल दो, आंसर चमक जाएगा। पूछ रहा है कौन पीपीटी जल्दी बनाएगा, पीपीटी बना दो, चमक जाएगा अपने आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद एजीएनओ3, तो एजीएनओ3 एजीएजी करके एजीसीएल बना देगा। जब एजीसीएल बना देगा तो बेटा क्या आपके सामने इस तरह से आपके पास सीएल माइनस निकल गया। सिमिलरली आप ध्यान दोगे यहां पे, तो क्या यहां भी प्लस बन जाएगा, एंड आप अगर ध्यान दोगे तो क्या यहां पे प्लस बन जाएगा। अब देखो जरा, क्या 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है, ऑड पेयर, क्या एंटी एरोमेटिक है, इवन पेयर, और क्या ये एरोमेटिक हो गया, अब बताओ, दोनों ही एरोमेटिक हो गया। अब तो इसमें ज्यादा होगा, मोर रेजोनेंस मोर एरोमेटिसिटी, भाई जितना ज्यादा रेजोनेंस है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी, फिर 3 आएगा और 2 तो सबसे अनस्टेबल हो गया। आया समझ में, अगर दो एरोमेटिक कंपाउंड को कंपेयर करना हो, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा एरोमेटिसिटी, ठीक है, तो कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन विद एजीएनओ3। अब जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस को नोट करिए। sp3 आ गया ना भाई, पूरे साइकिल में रेजोनेंस कहां है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस कहां है,
इसी क्लास में कोई अंजलि है क्या? इस क्लास में कोई अंजलि है? नहीं है? पता नहीं क्या नाम भी भूल गया मैं, अंजलि था एक, पता नहीं क्या था। हो गया? रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आई माइनस, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा, आई आई लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ कौन? ये नॉन एरोमेटिक कैसे हुआ? रेजोनेंस कहां है पूरे साइकिल में? पूरे साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। क्या लिखा था? रेजोनेंस ओवर एंटायर साइकिल। या जब भी आप sp3 देख लें आप उसको नॉन एरोमेटिक बोल देना। स्लाइड चेंज। कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। आप लोग सीड्स खाते हो नहीं खाते हो? खाना स्टार्ट कर दो बेटा, दिमाग बढ़ेगा थोड़ा, बहुत कम है। सीड्स खाओगे तो भूख नहीं लगेगी पहली बात तो, राइट? दिमाग सही में बढ़ सकता है। गुड क्वेश्चन। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोग, आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। पढ़ना है ना, आपके ब्रेन ब्रेन तो पढ़ना ही होगा। पढ़ लिए हो? चलिए अच्छी बात है। अच्छा, योगा से दिमाग बढ़ता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना है, ऑस्ट्रोप्रोसिस, कुछ ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रो क्या होता है? ऑस्ट्रियोपोरोसिस। इतना टंग ट्विस्टर की हुई है भाई, कुछ ऐसे ऑस्ट्रो रख देते। ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ऑस्ट्रियो, ओएस्ट्रियो, अरे बाप रे बाप। छोड़ो छोड़ो, क्वाजी एरोमेटिक इतना आसान है। ओएस्ट्रियोपोरोसिस, ओएस्ट्रियोपोरोसिस, क्या बात, क्या होता है ऐसे ये? बोन्स क्यों? अच्छा अच्छा, वो जो जल्दी जल्दी जिनका हड्डी वड्डी टूट जाता है वो है क्या? वो वही बीमारी है वो कि? काइंड ऑफ। ठीक है, मेरे लिए उतना ही काफी। ऑस्ट्रियोपोरोसिस, सॉरी ओएस्ट्रियोपोरोसिस, सॉरी। हो गया? चलिए अच्छी बात है। तुम लोग तो शो ऑफ करते होगे घर और पे कि देखो ये बीमारी मुझे पता है, ये तुम्हारे, सही है यार, नाइस। मानते ही नहीं है, ये तो सच है, ये तो सच है। हाँ, कौन सा? NO3 कहां जाएगा? NO3 एनाइन बन के घूमता रहेगा सॉल्यूशन में। यहां पे NO3 आके लग जाएगा ना, यहां पे NO3 अगले, अब रिएक्शन, अब रिंग के बाहर कुछ भी लग जाए, है ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, प्लस चार्ज कैसे आया? हाँ, यहां पे NO3 लगेगा, बट रिंग के बाहर कुछ भी लगे क्या फर्क पड़ता है ना, रहेगा तो एरोमेटिक ही, सही है। कंपेयर रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। इसके बाद आप लिखेंगे एक क्वेश्चन, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। एक स्लाइड और है ना ये? अच्छा, एक और है। हो गया? हो गया?
तुम लोग में से कोई है जो फिजिकल एक्सरसाइज करता हो हर दिन? क्या करते हो? रनिंग 100 किलोमीटर दौड़ता है। सौ किलोमीटर क्या आप धरती खोद रहे हो क्या नीचे की तरफ? देखो, सपना आने में और एक्चुअल प्रैक्टिस उसमें करने में फर्क है। 100 किलोमीटर वगैरह पता है कौन जो धरती खोदता है ना, वो जानवर नहीं होते, क्या नाम है? 100 मीटर। बताओ तुम कैसे पड़ोसी बनाए हो? एक आध फैट दिया करो, सही रहेगा। मैं टीचर देखी नहीं था तो क्या किए तुम लोग ऐसा? अच्छी बात है, ऐसे दिनों पे ना रहूं तो ज्यादा अच्छी बात है। तुम्हारा स्ट्रगल सुनना पड़े, अब सोचो कितना बुरा दिन आ गया होगा। हो गया? लिखो, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिसिटी। कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। एनसीईआरटी में है, करना है। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको क्वाजी एरोमेटिक नहीं मिलेगा, एनुलिन नहीं मिलेगा, आपके पास केवल और केवल और पॉलीसाइक्लिक भी नहीं मिलेगा। आपके पास जो वो नहीं थे सीआरओपी और सीआरईपी वाले, बस वही वही मिलेंगे। लेकिन गलती से अगर आपने एग्जाम्पलर खोल लिया तो उसमें क्वाजी भी मिलेगा, उसमें एनुलिन भी मिलेगा, पॉलीसाइक्लिक भी मिलेगा। और अगर आपने पीवाईक्यू खोल लिया तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ज्यादातर क्वेश्चन एनुलिन से आया है, ज्यादातर क्वेश्चन क्वाजी एरोमेटिक से आया है, ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज इस जन्म में कभी मौका मिला तो वहां भी क्वाजी एरोमेटिक का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, ठीक है। तो जनरली लोग समझते हैं सर ये आउट ऑफ सिलेबस से क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट आपको मैं बता देता हूं कि आपके मन में वो गलतफहमी ना रहे। रोटेशनल एनर्जी बैरियर एक पॉइंट थ्योरी में लिखा हुआ है, बस उसके लिए एक क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है 5 मेंबर, साथ में लिख लो, 5 मेंबर के रिंग बना लो। 5 मेंबर के रिंग जो है वो 3 मेंबर के रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहां पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है। दूसरा, 5 मेंबर के रिंग 5 मेंबर से ही कनेक्टेड है। बीच में खाली क्यों है? डबल बॉन्ड है बेटा, ये कोई पाइप थोड़ी है जो आप खाली और उसमें देख रहे हो। बेटा यहां कार्बन होगा और यहां कार्बन होगा। क्या तो सवाल होता है भाई। ये नाला बनाया हुआ है हमने, है ना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा नीचे पहुंच जाएगा, है ना। क्या तो आ जाओ ध्यान से बोर्ड पे, कार्बन कार्बन है। अब आ जाओ ध्यान से, ये L1 है और यहां L2 है। मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहा हूं, बोर्ड पे देख लेना। अब ये आपके पास दिया गया है तो दोनों सेम है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किधर तोड़ना है। यहां भी डिसाइड नहीं हो पाएगा किधर तोड़ना है। अच्छा, आप ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कौन सा तोड़ना है? मतलब ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, यही बॉन्ड क्यों टूट रहा है? हमेशा रिंग के बाहर वाले बॉन्ड टूटेंगे, रिंग के बाहर वाले बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो कि अगर मैं इसको यहां माइनस देता हूं, यहां प्लस देता हूं, तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? और क्या ये भी एरोमेटिक हो गया? अच्छा, तो यही करेंगे। मैक्सिमम स्टेबल यहां से आ रहा है, अगर मैं इसको यहां प्लस दे दूं तो एंटी एरोमेटिक, और यहां माइनस दे दूं दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो दोनों सेम है, एक माइनस एक प्लस कहीं भी देना पड़ेगा। जो माइनस देंगे क्या वो एरोमेटिक हो गया, और जो प्लस देंगे क्या वो एंटी एरोमेटिक हो गया। अच्छा, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये या ये? पहला वाला। अगर आपसे कोई पूछ ले स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है,
तो पहले वाले में दोनों ही एरोमेटिक आ गया और दूसरे वाले में केवल एक ही एरोमेटिक है। अच्छी बात है, स्टेबिलिटी। अब पूछ रहा है ये वाला बॉन्ड लेंथ चमकता नहीं है बोर्ड पे, ये वाला और ये वाला बड़ा कौन है छोटा कौन है? क्यों? रेजोनेंस तो वहां भी हो रहा है, पाई सिग्मा पाई पूरा रेजोनेंस में है, वहां तो ज्यादा रेजोनेंस है इनफैक्ट। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अगर ये एरोमेटिक हो रहा है, बराबर भी नहीं है, अगर ये एरोमेटिक हो रहा है तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है? और ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो पाई बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। भाई ये स्टेबल हो रहा है ना, तो ये पाई बॉन्ड बहुत जल्दी टूट के प्लस माइनस में टूट जाएगा। और ये वाला स्टेबल उतना स्टेबल नहीं बन रहा है, तो ये उतना जल्दी नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो ये जल्दी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या ये जल्दी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये उतना जल्दी से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या ये ज्यादा जल्दी बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या L1 हो गया। और क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा, नहीं टूटता है ना भाई, एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक है तो क्यों बनेगा? नहीं बनेगा, अनस्टेबल थोड़ी बनाना में कंपाउंड, तो एज इट इज रहेगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर यहां पे दोनों एरोमेटिक बन रहा है तो क्या स्टेबल बन रहा है? स्टेबल बन रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, रिंग को तोड़ के स्टेबल बना दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये कुछ समय बाद आपको ऐसा दिखेगा। स्टेबल बनाने के चक्कर में मैंने इसको तोड़ दिया और कुछ समय बाद ये जो है ना सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नीचे 3 मेंबर करेंगे। ठीक है, यहां पे माइनस चला जाएगा और यहां पे प्लस चला जाएगा। क्यों? ऐसा करने से क्या हुआ, क्या स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन क्या ये वाला स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल उल्टा हो जा रहा है? अनस्टेबल हो रहा है ना, तो अनस्टेबल हो रहा है, टूटेगा नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, अनस्टेबल थोड़ी बनाएंगे कंपाउंड को, तो ये एज इट इज रह जाएगा। एंटी एरोमेटिक बनाते नहीं है, एंटी एरोमेटिक नेचर में कंपाउंड में एग्जिस्ट करता नहीं, तो ये डबल का डबल ही रह जाएगा। अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? यहां सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बड़ा है डबल। तो अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ यहां पूछ लूं तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो गया? L1 का ज्यादा हो गया L2 से। L1 का ज्यादा इसलिए हुआ कि L1 में बॉन्ड टूट जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। यहां पे बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, वो प्लस माइनस चेक करके देखे हैं, तोड़े नहीं है, बस वो देखे हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ बोर्ड पे, पूछ रहा है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। बोर्ड पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? क्यों? देखो ध्यान से, क्या 1 में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो आसानी से रोटेट कर जाएगा, कोई बैरियर है ही नहीं। लेकिन डबल बॉन्ड है क्या 2 में, और 2 में डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो क्या वहां बैरियर लग रहा है? क्या वहां ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? तो 2 वाला में डबल बॉन्ड है इसलिए उसमें बैरियर लग रहा है, उसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। 1 वाला सिंगल हो गया, टूट जाएगा, आसानी से रोटेट कर जाएगा, कोई बैरियर नहीं है, लेस एनर्जी। ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर। अगर बॉन्ड टूट गया तो रोटेशनल एनर्जी कम लगेगा, आसानी से रोटेट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी में ही रोटेट हो जाएगा। बट अगर डबल बॉन्ड है और इसको रोटेट कराना है तो क्या बैरियर लगेगा? क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया? चलो नेक्स्ट। और जो स्टेबल बन रहा होगा क्या वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? जो स्टेबल नहीं बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड में नहीं आएगा, तो जो सिंगल बॉन्ड में आ गया वो बड़ा, जो डबल बॉन्ड में रह गया वो छोटा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी नो, बॉन्ड को रोटेट करने में एनर्जी। यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड में तो आसानी से रोटेट हो गया रूम टेम्परेचर पे, पर डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना, रोटेट नहीं हो पा रहा है, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो 2 में ज्यादा एनर्जी लग रहा है कंपेयर टू 1, 2 greater than 1। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, हाँ तभी तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, बैरियर है। तो अगर थोड़ा बहुत भी रोटेट कराना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ये अपने आप रोटेट हो रहा है, यहां हमें एनर्जी देना पड़ेगा, रोटेट नहीं होगा, तभी तो लिखा है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट, यहां पे रोटेशन में रुकावट है, लेकिन अगर थोड़ा भी फ्लिक्स करना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। चलो अब लिखो मीजोमेरिक। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, टाइम को होने दीजिए, आधा घंटा भी तो। यस, मीजोमेरिक।
मीजोमेरिक इफेक्ट। इस बार भी संडे बुलाएंगे आपको। सैटरडे मेरे पास खाली होता तो सैटरडे बुलाता, सैटरडे खाली नहीं मेरे पास। सैटरडे खाली है, छुट्टी है। नहीं नहीं, अरे मेरी क्लास खाली नहीं है भाई, मैं फ्री नहीं हूं। आप फ्री हैं अच्छी बात है, बट मैं फ्री नहीं। तो आप सैटरडे तो वो लेंगे ना, तरुण से लेंगे क्लास? आई थिंक सो, आई थिंक सो, हाँ थिंक सो। बट उनको आना नहीं चाहिए, 2 दिन के लिए क्यों ही आ रहे हैं। तो ठीक है, संडे को मैं पढ़ाऊंगा, मतलब दैट इज फिक्स, राइट। 15 दिसंबर तक आपका वो है डेडलाइन ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का 15 नवंबर था, खिसक के 15 दिसंबर हो चुका है, ठीक है। और उसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं 30 नवंबर तक खत्म कर दूं पूरा, यस कंप्लीट। 11th का लास्ट टॉपिक चल रहा है, 12th उसके बाद। 12th में बहुत टाइम लगता थोड़ी है, 12th बहता है, 12th होता नहीं, 12th बहता है। बस एक चैप्टर और है जो आपका बड़ा है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका जैसे ही फिनिश हुआ, देखो हाइड्रोकार्बन में 3 लेक्चर लगेगा एल्कीन पढ़ाने में, 3 लेक्चर लगेगा एल्कीन पढ़ाने में, 3 ही लगेगा एल्काइन पढ़ाने में, और 2 लेक्चर लगता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाने में। तो ये लग गया 11-12 लेक्चर, ठीक हो गया। जैसे ही फिनिश हुआ उसके बाद आपको लगेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ही सारा रिएक्शन आ जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, सारे रिएक्शन आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद हेलो एल्केन हेलोरीन 1 वीक, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 1 वीक, अल्कोहल फिनोल इधर 1 वीक। हाँ 3 दिन क्लास है, हो सकता है क्लास बढ़ जाए। इनऑर्गेनिक का सर से पूछो ना यार, मैं जो B3 में पढ़ा रहा हूं वहां इनऑर्गेनिक खत्म होगा अक्टूबर एंड में, क्योंकि वहां क्लासेस बढ़ गई हैं, 4 क्लासेस हो गई, 4 क्लासेस हो जाएंगी इसी वीक से। हाँ हाँ 2 है, बट इस वीक से 4 हो चुका है, तो अक्टूबर में वहां पे फिनिश कर देंगे, क्योंकि मुझे अपना बर्थडे पटना में नहीं मनाना है भाई, ठीक है। तो मैं 30 नवंबर इसीलिए रख रहा हूं कि जल्दी जल्दी तुम एक आध संडे वनडे लेके 30 नवंबर से पहले खत्म करो। 30 नवंबर को आता है भाई, पता चल जाएगा तुम्हें जब आएगा तो मैं अपनी जो बर्थडे है वो थोड़ा अलग सेपरेट, मैं यहां नहीं रहता हूं कभी भी, तो मैं इस बार पहली बार मैं सोच रहा हूं कि इंटरनेशनल बर्थडे मनाया जाए, तो मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया, देखते हैं कहां जाते हैं, बट आउट ऑफ इंडिया जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाली, बाली बहुत शौक है मुझे जाने का, नेपाल। चलो नेक्स्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। बोर्ड पे आइए, ध्यान से देखिए। देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसी मीजोमेरिक इफेक्ट को, अब मुंह बंद कर लो, मीजोमेरिक इफेक्ट को ही बेटा हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं। शांत। मीजोमेरिक इफेक्ट को ही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट बोलो तो, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलो तो, बात एक ही है। अब आपने रेजोनेंस बड़े अच्छे से समझ रखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी आपने समझ रखा है, उन्हीं का हल्का जुलता, मतलब बहुत कुछ है नहीं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, बट उसी का रिलेशन है। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक बार ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पे इस तरह से पाई बॉन्ड बनाया, तब बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। अब रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है, और आप चाहो तो रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है ना, किधर से भी रेजोनेंस करा सकते। लेकिन अगर मैं इससे मान लो यहां पे O- लगा दिया, तो अब देखो रेजोनेंस दोनों साइड से नहीं हो सकता। अब रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा, अब रेजोनेंस राइट टू लेफ्ट ही आएगा। बोलो समझ में आया? अच्छा, तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो रेजोनेंस किधर से भी करा सकते हो, लेफ्ट से भी राइट से भी। लेकिन अगर आपके पास यहां पे पाई है, यहां पे पाई है, और यहां पे O- लगा हुआ है, तो क्या रेजोनेंस राइट से लेफ्ट होगा? अच्छा एक और चीज,
अगर मैंने यहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, अब रेजोनेंस किधर होगा बताया था, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा ना अपनी तरफ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा अपनी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे जो रेजोनेंस होगा क्या वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और यहां पे जो रेजोनेंस होगा क्या लेफ्ट टू राइट हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन, मीजोमेरिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। अगर कोई एटम या कोई ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है या रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, इंडक्टिव को याद करिए। इधर तुम पहले बात कर लो गधों, इधर आओ। सबसे पहले देखो यहां रेजोनेंस था, वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो यहां पे रेजोनेंस था, किधर से भी हो सकता है, राइट से भी लेफ्ट से भी, इसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उसी रेजोनेंस में O- लगा दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैंने C डबल बॉन्ड O लगा दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, तो क्या अब रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी को कहते हैं मीजोमेरिक। इंडक्टिव पे आइए, इंडक्टिव क्या था, इंडक्टिव भी तो वही था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन ले रहा था -I, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा था +I, यही पढ़ा हमने। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा -I, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +I, यही हमने पढ़ा है, -I+I। यहां भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा +M या +R, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा -M या -R। पहले समझो मीजोमेरिक क्या है, रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में घुमा देना, दैट इज नोन एज मीजोमेरिक। क्या यहां पे दो डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में रेजोनेंस घुमा सकता है, बट क्या इस ग्रुप के आने की वजह से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई, एक डायरेक्शन हो गया, क्या इस ग्रुप के आने की वजह से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई, सिंगल डायरेक्शन हो गया। तो अगर किसी ग्रुप के आने से रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, मीजोमेरिक। समझ में आया। और अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस की मदद से, क्या हो जाएगा, प्लस मीजोमेरिक या +R। अगर वो रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस मीजोमेरिक या -R। हुआ क्लियर। तो सिंपल है, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट या व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट लिख लोगे साथ साथ में। इफ एटम या ग्रुप, अगर कोई एटम या ग्रुप डोनेट्स, इफ एटम या ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस की मदद से ही होगा, ध्यान दीजिएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट बिना रेजोनेंस के आप नहीं सोच सकते। तो अगर एटम या ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, तो क्या इसको हम बोल देंगे +M इफेक्ट, या क्या बोल देंगे +R इफेक्ट। अगर एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इफ एटम या ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, अगर एटम या ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, तो क्या यहां पे हो जाएगा -M या -R इफेक्ट। अगर ये विड्रॉ कर रहा है तो क्या ये -M या -R इफेक्ट दिखा रहा है। ओवरऑल मीजोमेरिक किसे कहेंगे, जो या तो इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे रेजोनेंस से, उसको मीजोमेरिक बोल देंगे या रेजोनेंस इफेक्ट बोल देंगे। इफ अ ग्रुप इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, उसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर वो डोनेट करेगा तो प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट या +R इफेक्ट, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट या -R इफेक्ट। ठीक है, इधर हेडिंग डालेंगे +M इफेक्ट और इधर हेडिंग डालेंगे -M या -R। कौन डोनेट करना चाहेगा ये बताओ। जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वही तो डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो डोनेट करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो एक्सेप्ट करेगा। तो +M या +R इफेक्ट ये क्या करता है बेटा,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसकी मदद से? रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेशन जिसको बोलते हैं, थ्रू रेजोनेंस। और यहां पे माइनस एम या माइनस आर, क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ? क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस की मदद से ही करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? माइनस एम या माइनस आर। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके पास पहले खुद ज्यादा होगा। चलो, तो अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन कि इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, जैसे हमने अभी अभी बनाया था, रेजोनेंस से एटम जोड़ा था ना, तो अगर रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज, या तो डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज, या डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या हो? लोन पेयर। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो क्या हम बोल देंगे वो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है ना? अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, इफ डायरेक्टली अटैच एटम है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, इट शोज प्लस एम या प्लस आर। इसे लिख दीजिए। रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो, तो क्या वो प्लस एम या प्लस आर दिखाएगा? क्योंकि वो डोनेट कर सकता है। और अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज, सबसे पहला पोलर पाई बॉन्ड। डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या होना चाहिए? पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए। या फिर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, वही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। भाई एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल भी तो हो। नेक्स्ट, पोलर पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। और तीसरा, या तो उसके पास सिंपली वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे बोरोन है, या तो उसके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल ही मिल जाए। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा प्लस एम। लेकिन पोलर पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब है, मान लो यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, क्या ये पोलर है ना? तो क्या ये खींचेगा ना? माइनस है। क्या ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है, क्या ये खींचेगा ना? इसको कहते हैं पोलर पाई बॉन्ड, है ना? जहां पे चार्ज आ गया उसको पोलर बोल देते हैं। अब बोर्ड पे देखना है, बोर्ड पे देखना है, ध्यान से लिखना मत अभी थोड़ी देर। देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और मैंने क्या किया यहां पे? मैंने क्या किया यहां पे? माइनस चार्ज जोड़ दिया। ध्यान से देखिए, एक और ले लो, पाई सिग्मा पाई, ये ठीक तो था, CH2 माइनस। चाहो तो एक और बदल ही लो यार, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा आपके पास CH2। देखो बोर्ड पे, क्या यहां पे पहले से रेजोनेंस हो रहा है? पाई सिग्मा पाई पहले से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अब मैंने CH2 माइनस लगा दिया, तो क्या रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम के पास माइनस चार्ज है? रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम के पास माइनस चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये प्लस एम शो करेगा या प्लस आर शो करेगा? सिमिलरली, अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा दूं NH2, तो क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास इस बार लोन पेयर है? तो अगर लोन पेयर है तो क्या फिर से देगा? तो क्या फिर से देगा? तो अगर रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो तो क्या प्लस एम या प्लस आर है? या एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो मैंने बेंजीन लगाया और बेंजीन में मैंने लगा दिया यहां पे O माइनस, तो क्या अब O माइनस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा ना? इस रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं O माइनस, तो डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? ऑक्सीजन। क्या इस पे माइनस चार्ज है? तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये प्लस एम या प्लस आर शो करेगा? अगर मान लो इसी में मैं लिख दूं बेंजीन में NH2 लगा हुआ है, तो क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है?
और लोन पेयर है, क्या ये डोनेट करेगा? तो क्या डोनेट करेगा तो क्या ये प्लस एम या प्लस आर शो करेगा? कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि आपको रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम देखना है। अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पाया जाए प्लस एम या प्लस आर, अगर वो तीनों कंडीशन पाए जाए तो माइनस एम या माइनस आर। लगे हां तो बोर्ड पे देख लो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, अगर मान लो पोलर पाई बॉन्ड लग गया, देखो ना पोलर पाई बॉन्ड लग गया, तो क्या ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा? ऑक्सीजन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है। लेकिन क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? क्या ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या ये माइनस एम या माइनस आर दिखाएगा? है ना? अब देखो, क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड था? अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस एम शो करे। दूसरा, अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे लग गया CH2 प्लस, क्या कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? तो क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? और इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो माइनस एम या प्लस एम? माइनस एम। अच्छा, सेम चीज मान लो मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लगा दिया बेटा BH2। तो अगर बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है तो क्या वैकेंट ऑर्बिटल होगा? और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है? अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल हो, या पोलर पाई बॉन्ड हो, तो क्या माइनस एम या माइनस आर होगा? जनरली लोग पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टली अटैच एटम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रॉन्ग। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। डायरेक्टली अटैच एटम पॉजिटिव चार्ज कभी भी मतलब हर केसेस में माइनस एम शो नहीं करता है। 50% में केस करेगा, 50% में नहीं करेगा। केवल वही पॉजिटिव चार्ज माइनस एम शो करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। माइनस एम का मतलब क्या है? रेजोनेंस हो रहा है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो लोन पेयर कहां रखेगा या पाई बॉन्ड कहां रखेगा? तो वैकेंट ऑर्बिटल होना पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड पोलर होना चाहिए, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं, पोलर पाई बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर खुद का ही वैकेंट ऑर्बिटल। देखो, अगर रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो क्या वो देगा? प्लस एम या प्लस आर। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल हो, या आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या होंगे? माइनस एम या माइनस आर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। रेजोनेंस के साथ फ्री रेडिकल जुड़ा हो, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? माइनस एम या माइनस आर। नहीं, बताऊंगा, आगे नोट लिखवाऊंगा। हाँ, क्या नहीं आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बेंजीन में आएगा। अगर मैं बेंजीन में लगा देता हूं मान लो COOH, तो क्या ये अपनी तरफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? डायरेक्टली अटैच एटम को देखो, क्या पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम। क्या आपके पास यहां पे मैंने वैकेंट प्लस चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल लगा दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? तो क्या ये माइनस एम या माइनस आर दिखाएगा? सिमिलरली मान लो बेंजीन से आपके पास डायरेक्टली अटैच एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल लगा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? सिंपल, आपको क्या करना है? रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम देखना है। अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो क्या वो प्लस एम होगा? प्लस एम या प्लस आर। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, या पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल है, या पोलर पाई बॉन्ड है, इन तीनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? माइनस एम या माइनस आर। पोलर पाई बॉन्ड C डबल मतलब एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आ जाएगा, लेना चाहिए। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है कार्बन, तो कार्बन पे प्लस आ गया, प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचता है उसी को हम लोग माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। ना नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है तो कहां वैकेंट ऑर्बिटल? अभी कराऊंगा वो क्वेश्चन। हर पॉजिटिव चार्ज माइनस एम नहीं शो करता है, केवल वही पॉजिटिव चार्ज माइनस एम शो करेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। फॉर्मल चार्ज नहीं। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।